हेलो नमस्ते। मेरा नाम प्रशांत है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पे आने के लिए। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉसी जूरा केस। और इसका टाइम पीरियड है 1779 से 1800 तक। और ये केस 1 साल तक चला था। और लीगल हिस्ट्री में ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आज हमारे लिए पढ़ना भी ये इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनेशन में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कॉसी जूरा केस से, लीगल हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो। देखो, कॉसी जूरा केस 1780 में फाइनली ख़त्म हुआ था। और 1780 की कहानी को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपने 2 केस ऑलरेडी पढ़ा होगा, एक राजा नंद कुमार केस, दूसरा पटना केस, है ना। तो ये 2 केस जब आप पढ़ोगे थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम काउंसिल के बारे में, है ना। तो यहाँ भी कॉसी जूरा केस में भी सेम चीज़ होता है, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना कॉसी जूरा में, ये एकदम पीक पे आ गया था, बहुत ज़्यादा पीक पे आ गया था कॉसी जूरा केस में। इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ, जुडिशियल प्लान ऑफ 1772, जुडिशियल प्लान ऑफ 1774 और थोड़ा सा रेगुलेटिंग एक्ट। यदि आप ये तीनों पढ़ लोगे ना, फिर आपको ईजी हो जाएगा कॉसी जूरा केस समझने में। देखो, सबसे पहले 1772 में जुडिशियल रिफॉर्म करा गया था वैरेन हेस्टिंग के द्वारा। अब ये सोचो कि रिफॉर्म क्यों करा जाता है। रिफॉर्म तभी करा जाता है जबकि प्रॉब्लम हो। तो यहाँ भी जुडिशरी में प्रॉब्लम होगा, तभी उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रिफॉर्म करा गया होगा। तो उस रिफॉर्म करने के बाद क्या हुआ था, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ये देखो, सिविल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म हुआ था एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म हुआ था। और सिविल जस्टिस सिस्टम कैसा था, सबसे एपिलेट कोर्ट होता था सदर दीवानी अदालत, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता था मुफस्सिल दीवानी अदालत, उसके नीचे होता था स्मॉल कॉजेस कोर्ट। उसके बाद क्रिमिनल सिस्टम जो था 1772 की मैं बात कर रहा हूँ, 1772 में। और क्रिमिनल केस में क्या होता था, सदर निजामत अदालत, और एपिलेट कोर्ट होता था सदर निजामत अदालत। एपिलेट कोर्ट सदर निजामत अदालत और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता था मुफस्सिल निजामत अदालत। शायद मैंने अभी अपोजिट बोल दिया था, खैर। उसके जस्ट 1 साल बाद एक और एक्ट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है, इस एक्ट से फॉर्मेशन होता है सुप्रीम कोर्ट का। इस एक्ट से एक चैप्टर आता है और चैप्टर से फॉर्मेशन होता है सुप्रीम कोर्ट का। जब सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स होंगे ना, उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कंपनी का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था, ये अच्छे से क्लियर नहीं था। ये अच्छे से क्लियर नहीं था, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत बार कंफ्यूजन होता है। जिसकी वजह से आप 3 केसेस देखते हो, ये कंफ्यूजन की वजह से, जुरिस्डिक्शन में कंफ्यूजन की वजह से आपके सामने आता है राजा नंद कुमार का केस, दूसरा पट्टा केस, और तीसरा आता है कॉसी जूरा केस। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ गए, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में प्रॉब्लम की वजह से ये 3 केस अपने पास आता है। सॉरी। और ये 3 केस और जो भी प्रॉब्लम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, इन सब के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम लोग लाते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। यहाँ मेरे पेन पे आप ध्यान देना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट लाती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ये एक्ट ला करके जो भी डिफेक्ट था इन तीनों केस में और प्लस रेगुलेटिंग एक्ट में, इन सब को सॉल्यूशन करा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट्स। यहां मैंने लिख भी दिया है, रिमूव डिफेक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, प्लस ये तीनों केस में जो भी था उन सबको। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। देखो, यदि आप यहां तक ये बेसिक्स क्लियर रखते हो ना, तो आपको ये केस समझने में इजी होगा, है ना। देखो, गर्मी बहुत है, मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, एसी पंखा सब बंद रहता है। क्यों? क्योंकि आवाज़ ना हो, आपको डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए सब कुछ बंद करके मैं 1 घंटा आपके लिए देता हूँ। और इसके पीछे भी बहुत मेहनत होता है, इतना सारा बनाना, लिखना, प्लान करना। खैर, बस और आपसे क्या चाहिए, एक कमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप कमेंट करो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं 1771। जैसे अभी ये केस कब का है, 1779 और 80। ठीक है, इस साल में बेसिकली 1780 में जुडिशियल सिस्टम कैसा है, थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं।
उस टाइम के बंगाल में जुडिशियल सिस्टम कैसा था, एक कंपनी कोर्ट होता था और एक क्राउन कोर्ट होता था। कंपनी कोर्ट सिविल और क्रिमिनल के दोनों अलग अलग होता था। सिविल में 3 तरह के कोर्ट होते थे, मुफस्सिल दीवानी अदालत, इससे भी नीचे होता था कि स्मॉल कॉजेस कोर्ट, और प्रोविंशियल काउंसिल एंड सदर दीवानी अदालत, ये अपीलेट कोर्ट होता था। और इसके जज भी कौन होते थे, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल मेंबर, ये आपको पता है। खैर, और इसी तरह से क्रिमिनल के लिए सदर निजामत अदालत और मुफस्सिल निजामत अदालत। एक कोर्ट और होता था क्राउन कोर्ट, जिसको हमने बोलते थे सुप्रीम कोर्ट, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1774 में हुआ था। यही जड़ है, इसी की वजह से कंफ्यूजन होता है। और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कलकत्ता पे था और जो ब्रिटिश थे उन पे था। और ब्रिटिश यदि कलकत्ता के बाहर भी रहते थे और वो कंपनी के सर्वेंट है तो उस पे ये सिर्फ जुरिस्डिक्शन था इस कोर्ट का, इंडियंस पे नहीं था। हम लोग जो इंडियंस थे हमारे पे इस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था। इसके कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में, एस्टैब्लिशमेंट के टाइम में ऐसा करा गया। तो ठीक है भैया, तो प्रॉब्लम क्या आया, देखो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं ना। 1780 में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। पूरा बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक गवर्नर होता था और उसके 4 काउंसिल होते थे, 4 मेंबर होते थे काउंसिल में और एक गवर्नर होता था। तो उस टाइम पे गवर्नर कौन था, वैरन हेस्टिंग, 1780 की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। इसी तरह से मद्रास प्रेसिडेंसी का भी अपना गवर्नर होता था और उसके भी मेंबर होते थे। उसी तरह से ये बॉम्बे जो देख रहे हो आप, ये बॉम्बे, यहाँ भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का अपना एक गवर्नर होता था, उसका काउंसिल होता था, ठीक है, सेम। तो हम लोग अभी बंगाल की बात कर रहे हैं। तो देखो इशू क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो कि क्राउन कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट, और ये जो आप देख रहे हो ना एग्जीक्यूटिव में 4 मेंबर। अब मैं इसका ना चारों का आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये रहे वैरन हेस्टिंग और ये रहे चारों मेंबर, ठीक है। तो ये कहलाएगा काउंसिल, ठीक है। ये रहा काउंसिल, गवर्नर जनरल का ये है काउंसिल और ये है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, ये है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे इशू किसके वजह से, किसके बीच में था, सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल काउंसिल के बीच में डिस्प्यूट बहुत ज्यादा पीक पे चला जाता था 1780 पे, ठीक है। तो 1781 में नया एक्ट आता है, 1781 में नया एक्ट आता है, उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट से सेटलमेंट होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है एक्ट ऑफ सेटलमेंट पे, आप जाके पढ़ सकते हो। एनीवे यहाँ जितना सारा टॉपिक है ना, ये हर एक टॉपिक पे वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। थोड़ा ही टेक्निकल इशू हो जाता है ना, ब्रेक हो जाता है। चलो हम लोग केस के बारे में पढ़ते हैं, केस का इंट्रोडक्शन। थोड़ा ये टेक्निकली बीच में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। ये केस का इंट्रोडक्शन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपने काउंसिल देख लिया और इस काउंसिल को हम लोग बोलते थे सुप्रीम काउंसिल, ठीक है, सुप्रीम काउंसिल। क्योंकि उस टाइम पे सबसे सुप्रीम काउंसिल इंडिया में यही थे, यही लोग 4 लोग थे, ठीक है, सुप्रीम काउंसिल। और अपने पास एक क्राउन कोर्ट है, क्राउन कोर्ट, उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अपने पास 2 पार्टी है, काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलो
तो 17, अब जो इंट्रोडक्शन है ये तो ऐसे मैंने आपको पहले ही दे रखा कि 1799 में क्या होता है इन सुप्रीम कोर्ट और ये काउंसिल के बीच में एक बार फिर से क्लैश होता है। वैसे तो इससे पहले भी हो चुका था राजा नंद कुमार के केस में, उसके बाद आपने देखा था पटना केस में, आज फिर से हो जाएगा कौसीजुरा केस में। तो ये सबसे लास्ट बार क्लैश है, इसके बाद तो एक्ट ही आ जाएगा। तो खैर, तो यहाँ पे फिर से एक बार सुप्रीम काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्लैश होगा। और क्लैश किस चीज़ को लेके होता है? जुरिस्डिक्शन को लेके। क्या सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है जमींदार के ऊपर? तो अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं जमींदार कौन थे। उस टाइम पे जमींदार होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता था, और ये क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, गाँव में लोगों से जाके रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, और वो रेवेन्यू कलेक्शन के बाद फिर वो कंपनी को दे देते थे। तो बेसिकली वो कंपनी के लिए रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, ठीक है, कंपनी के लिए वो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, यहां तक अपने को पता है। तो देखते हम लोग क्या सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था किस चीज के लिए हुआ था? ब्रिटिश पीपल्स के लिए हुआ था ना, इंडियंस के लिए नहीं हुआ था। ये ब्रिटिश पीपल कलकत्ता में रहे या फिर बंगाल, उड़ीसा, बिहार में कहीं भी रहे, तो उस पर उसका जुरिस्डिक्शन था, ना कि इंडियंस पे। और जमींदार जो होते थे वो तो इंडियंस होते थे, है ना, वो इंडियंस होते थे। तो क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा? यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है इस केस में। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो, 1774 टू 1782 सुप्रीम कोर्ट क्लेम जुरिस्डिक्शन ओवर एनी बॉडी। देखो, सुप्रीम कोर्ट इस टाइम पीरियड के बीच में, जब से इसका फॉर्मेशन हुआ 1774 से लेकर 1782 के बीच में, सब पे ये कोई किसी पे भी ये अपना जुरिस्डिक्शन क्लेम कर देता था जो कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार में रहता था, ठीक है। तो इसी की वजह से डिस्प्यूट होने लगा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच में। फाइनली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये खत्म होता है कैसे? एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाके 1781 जब पास होता है, इससे होता है, ये अपने को पता है। और इसी को एक और नाम बोलते हैं हम लोग, बंगाल ज्यूरिडिक्चर एक्ट 1781, जो कि क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट का जो ये जुरिस्डिक्शन था ना, उसको थोड़ा सा कम करता है, ठीक है। उसके बाद देखो, सुप्रीम ये जो एक्ट आता है ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये एक्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट का जो ये जुरिस्डिक्शन था ओवर एनीवन, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता था? कोई भी पर्सन यदि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रिसाइड करता है, इसका रेसिडेंट है, तो उस पर हमारा जुरिस्डिक्शन है। लेकिन ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्या बोलता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है इस केस का। अब हम लोग चलते हैं इस केस का फैक्ट में, इस केस के फैक्ट में चलते हैं कि अब इस केस में थे कौन कौन, क्या क्या नाम था उनका। अब थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। ये जो पिक्चर आप बहुत एक खूबसूरत पिक्चर देख रहे हो ना, ये मेरे बगल में जस्ट यहाँ पे इनका नाम था राजा सुंदर नारायण। चलो ठीक है, अब देखेंगे हम लोग फैक्ट। देखो, ये जो राजा सुंदर नारायण है ना, ये एक जमींदार थे। कौन थे भाई? ये एक जमींदार थे। और ये जमींदार कहाँ के थे? कौसीजुरा। कौसीजुरा बेसिकली उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट था, मदीनापुर, उसमें एक बोल सकते हो सुंदर नारायण उसके जमींदार थे। और जमींदार का क्या काम होता था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, जमींदार का काम होता था टैक्स कलेक्शन करना, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन करना। किसके बिहाफ में? और ये लोग किसको टैक्स कलेक्ट करके देते थे? कंपनी को, ठीक है, ये अपने को पता है। और इन पे क्या होता था? फिक्स होता था कि इतना साल में आपको एनुअली इतना रेवेन्यू आपको कंपनी को देना है। ये जमींदार लोगों को फिक्स कर दिया जाता था कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फिक्स कर दिया जाता था, इतना सम ऑफ मनी आपको एज ए लैंड रेवेन्यू एनुअली देना है। और ये कहाँ से ला कर देंगे? यहाँ पे जो भी किसान है उससे वसूल के देंगे। तो ये जो राजा सुंदर नारायण है ना, एक बार क्या होता है, ये कर्ज लेते हैं। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था काशीनाथ बाबू। एक काशीनाथ बाबू से ये कुछ रुपए उधार ले लेते हैं, ठीक है। ये जो कुछ पैसा उधार ले लेते हैं, अब सवाल है कि काशीनाथ बाबू कौन है भाई जिससे ये राजा उधार लिया पैसा? तो काशीनाथ बाबू एक कलकत्ता के मर्चेंट थे, ठीक है। मर्चेंट आप समझते ही हो, जिसके पास पैसा होता है और जो जो क्या बोलते हैं उसको, ब्याज पे पैसा लगाता है। तो ये एक व्यापारी थे जिनके पास पैसा था जो कि ब्याज पे लगाते थे।
ये बहुत बार ट्राई करते हैं काशीनाथ बाबू कि हमारा पैसा मिल जाए, मेरा पैसा मिल जाए सुंदर नारायण से, राजा सुंदर नारायण से, लेकिन ये जो उधार लिए थे ये उधार चुका नहीं पाते सर राजा सुंदर नारायण। ठीक है, तो जब राजा सुंदर नारायण उधार नहीं चुका पाते हैं काशीनाथ बाबू का, तो काशीनाथ बाबू क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले ये जाते हैं ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एट कलकत्ता। अब सवाल है कि सर ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बेसिकली उस टाइम जो टैक्स कलेक्शन होता था, रेवेन्यू सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ। आपने जुडिशरी देख लिया ना, जुडिशियल सिस्टम, सिविल केस है तो सबसे नीचे जाता है स्मॉल कॉजेस कोर्ट, उसके बाद मुफस्सिल दीवानी अदालत, उसके बाद फिर जाते हैं मुफस्सिल, अब बीच में एक और आ गया था प्रोविंशियल काउंसिल जाते हैं, फिर सदर दीवानी अदालत जाते हैं। ये आपके पास सिविल जस्टिस है। उसका क्रिमिनल सदर निजामत अदालत, उसके बाद फिर आता है मुफस्सिल निजामत अदालत। ये आपके पास क्रिमिनल है, एक सिविल है। उसके बाद एक होता था रेवेन्यू में सबसे पहले कलेक्टर होता था, डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होता था, कलेक्टर, उसके ऊपर होता था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि कलकत्ता में होता था। 2 लेवल का बॉडी होता था, और कलेक्टर के नीचे एक बॉडी होता था नेब, जिसको बोलते हैं NAIB, ये कलेक्टर को हेल्प करता था। इसके ऊपर एक बॉडी होता था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसमें हेड पर्सन कौन होते थे, गवर्नर जनरल और काउंसिल। खैर, तो ये काशीनाथ बाबू जाता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कि भैया मेरा पैसा लिया हुआ है राजा सुंदर नारायण ने, तो मेरा पैसा रिटर्न करवा दो, वापस करवा दो। लेकिन बहुत सारा कोशिश के बाद भी इनका पैसा वापस नहीं आ पाता है। वो बेसिकली कोई जाएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वहाँ से पैसा नहीं आएगा तो क्या करेगा, तो यहाँ से भी पैसा नहीं मिला इनको काशीनाथ बाबू को। तो काशीनाथ बाबू ऑन 13 अगस्त 1779 एक सूट फाइल करते हैं अगेंस्ट, ये मैं इसको थोड़ा रफ कर दे दूं, एक सूट फाइल करते हैं अगेंस्ट राजा सुंदर नारायण। ठीक है, कहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कस किया था ना, ग्राउंड का कोर्ट होता था। अब अभी आप सोचो, ये तो काशीनाथ बाबू ये भी इंडियन, सो राजा सुंदर नारायण ये भी इंडियन, इस पे होना चाहिए। आप भी बोलोगे नहीं सर इस पे तो कहीं से भी नहीं होना चाहिए, खैर वो बाद में बात करेंगे हम लोग। तो राजा सुंदर नारायण सुप्रीम कोर्ट में एक सूट फाइल करते हैं, किस चीज़ के लिए, ये जो उधार लिए थे वो चुकाने के लिए। तो 13 अगस्त 1779 को, ठीक है। सूट फाइल करते के साथ ये एक एफिडेविट और भी फाइल करते हैं। सूट फाइल करने के साथ साथ एक एफिडेविट और भी फाइल करते हैं। अरे यार यही दिक्कत है ना यार। चलो कोई नहीं, देखते हम लोग थोड़ा सा। देखो एफिडेविट, ये एक एफिडेविट भी फाइल करते हैं और उसमें ये लिखते हैं कि देखो भैया ये जो राजा सुंदर नारायण है ना, ये यहाँ पे देखो, ये राजा सुंदर नारायण जो है ये क्या है, जमींदार है। ये बताते हैं उस सूट में कि राजा सुंदर नारायण एक जमींदार है जो कि एम्प्लॉयड है, किसका, इसको एम्प्लॉयड किस चीज़ के लिए किया गया है, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। रेवेन्यू कलेक्शन किसके लिए करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। किसके लिए करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए राजा सुंदर नारायण जमींदार है जिसका काम है टैक्स कलेक्शन करना, रेवेन्यू कलेक्शन करना। रेवेन्यू कलेक्शन किसके लिए करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करता है तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर जुरिस्डिक्शन है। ऐसा एफिडेविट में कौन बताते हैं, ये काशीनाथ बाबू ऐसा एफिडेविट में बताते हैं कि देखो भैया ये जो राजा सुंदर नारायण है, नहीं जमींदार है, रेवेन्यू कलेक्शन करता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ में, तो इसीलिए इस पे सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है और सुप्रीम कोर्ट को सूट को रजिस्टर्ड करना चाहिए और इस पे इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम्पे। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक इशू रिट जारी करता है, रिट ऑफ कैपियस बोलते हैं। और रिट ऑफ कैपियस मीन्स होता है कि जाओ भैया अरेस्ट करके लाओ। तो ये अपने ऑफिसर को रिट इशू कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट, इस चीज़ के लिए, अरेस्ट के लिए। ठीक है, अरेस्ट समवन के लिए, मान लो किसी को अरेस्ट करना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे रिट ऑफ कैपियस इशू करते थे। ठीक है, जाओ भैया उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लाओ। इसके लिए कौन सा इशू ये लोग इशू करते थे, रिट ऑफ कैपियस। ठीक है, चलो तो अब ये जो रीट है ये किसके लिए इशू हुआ,
ये किया गया था राजा सुंदर नारायण के लिए, ठीक है। तो राजा सुंदर नारायण को अरेस्ट करने का ऑर्डर आ चुका है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है भैया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है। देखो सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर आता है राजा सुंदर नारायण को अरेस्ट करने के लिए, तो राजा सुंदर नारायण जहाँ के थे वहाँ और भी तो जमींदार थे, तो और भी जमींदार इससे परेशान हो कि भैया राजा को अरेस्ट करा जा रहा है, सुंदर नारायण को अरेस्ट करा जा रहा है। तो सारे जो बोल सकते हो आप, सारे जो जमींदार थे इनके बीच में एक अलग सा माहौल बनने लगा, और ये लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे टैक्स जो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे ये लोग रेवेन्यू पे नहीं करने लगे। जैसे ये रेवेन्यू पे नहीं करने लगे तो उससे क्या हुआ, जो उस एरिया के कलेक्टर थे उनके पास तो रेवेन्यू कम हो गया ऑब्वियसली। तो जो मदीनापुर के जो कलेक्टर थे उन्होंने इस चीज़ के बारे में किसको इन्फॉर्म किया, इस चीज़ के बारे में वो काउंसिल को इन्फॉर्म करते हैं कि देखो भैया ये जो ऑर्डर निकाला है सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर निकालने की वजह से राजा सुंदर नारायण को अरेस्ट किया जाएगा, और राजा सुंदर नारायण को अरेस्ट किया जाएगा जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट में, और हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। किस चीज़ की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब ये बात पहुंच चुकी है कहाँ तक, सुप्रीम काउंसिल तक ये बात पहुंच चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के भैया एक्शन से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सुप्रीम काउंसिल क्या करता है, सुप्रीम काउंसिल ये जो देख रहे हो ना आप चार, ये सुप्रीम काउंसिल है, ये लोग क्या करते हैं, एडवोकेट जनरल जो उस टाइम पे सबसे मेन ऑफिसर होता था, लॉ ऑफिसर, एडवोकेट जनरल से ये लोग बात करके उसके बाद क्या बोलते हैं, सारे लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि जितने भी लैंड होल्डर हो, जितने भी जमींदार हो, किसी को भी इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के किसी भी प्रोसेस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ऐसा नोटिफिकेशन कौन निकालता है, ये काउंसिल ऐसा नोटिफिकेशन निकालता है कि जितने भी लैंड होल्डर्स है आपको सुप्रीम कोर्ट की किसी भी प्रोसेस पे कोई अटेंशन नहीं देना है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के सर्वेंट पे है, ना कि जमींदार पे। और यदि कोई बंदा खुद से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया मैं सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट करता हूँ, तो उस पे होगा, अदरवाइज किसी पे जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा। और स्पेशली ये इंफॉर्मेशन किसको दिया गया, राजा सुंदर नारायण को। इसके बाद अब बताओ, देखो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो एक ऑर्डर दे रहा है उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इससे सुप्रीम कोर्ट को तो अच्छा लगेगा, है ना। अरे भाई इंसल्ट फील होगा सुप्रीम कोर्ट को, बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होगा सुप्रीम कोर्ट को। ऑब्वियसली बात है, जब सुप्रीम कोर्ट को इंसल्ट फील होगा तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ करेगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो अरेस्ट करने के लिए कुछ लोगों को भेजता है, कुछ लोगों को जो भेजता है ना उसको देखो यहाँ पे, देखो उस टाइम जो ऑफिसर होते थे ना उसको शेरिफ बोलते थे। ऑफिसर जो होते थे सुप्रीम कोर्ट के उसको बोलते थे शेरिफ। तो वो लोग शेरिफ क्या करते हैं, ऑफिसर बहुत सारे ये रीट लेके ये ऑफिसर लोग जाते हैं राजा सुंदर नारायण को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन जो सुंदर नारायण के लोग हैं ना ऐसा होने नहीं देते हैं, ठीक है, ऐसा होने नहीं देते। मतलब सुंदर नारायण अभी अरेस्ट नहीं हुआ, ऑफिसर आए हैं और ऑफिसर ये लोग चले जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का और भी ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, आप ऐसा कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का और भी ज़्यादा इंसल्ट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट फिर से एक नया रीट इशू करता है, और उस रीट को हम लोग बोलते हैं रीट ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन, सीक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, सीक्वेस्ट्रेशन रीट इशू करते हैं, मतलब फिर से दोबारा एक रीट इशू करते हैं। और इस रीट में क्या था कि राजा का जो हाउस है, राजा सुंदर नारायण का जो हाउस है, जो प्रॉपर्टी है, उसको सीज कर लिया जाएगा। नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट आओ और अपना अपीयरेंस दो, ठीक है। और इस टाइम जो रीट लेके लोग को भेजता है सुप्रीम कोर्ट, तो इस बार लगभग 60 लोगों को भेजता है, 60 पीपल्स को भेजता है शेरिफ के साथ, मतलब ऑफिसर के साथ, कि जाओ भैया सुंदर नारायण को बोलना कि आपका प्रॉपर्टी सीज हो जाएगा, आपका हाउस सीज हो जाएगा, नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीयरेंस दो, अपना हाजिर दो। तो फिर इस बारी क्या होता है, फाइनली ये लोग 60 पीपल 60 फोर्सेस के साथ, 60 आर्म फोर्सेस के साथ आते हैं, और फाइनली इस बार राजा सुंदर नारायण को अरेस्ट कर लिया जाता है।
और इसी टाइम पे ये खबर चला जाता है गवर्नर जनरल के पास। जैसे गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के पास ये खबर जाता है तो गवर्नर जनरल और काउंसिल क्या करता है, अपने कमांडर फोर्स को जो कि मदीनापुर के पास था उसको ऑर्डर देता है और बोलता है ये जो 60 फोर्सेस थे ना, 60 फोर्सेस जो शेरिफ के साथ थे, इनको अरेस्ट कर लो, इनको पकड़ लो और राजा को छोड़ दो, राजा को रिलीज कर दो, राजा सुंदर नारायण को रिलीज कर दो, और ये जो 60 लोग हैं ना इसको अरेस्ट कर लो। ऐसा आदेश कौन देता है, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल। अब यहाँ पे सोचो 60 लोग हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट भेजा है और यहाँ पे अपने कमांडर को सुप्रीम काउंसिल ये आदेश दे रहा है कि जो ये जो 60 लोग हैं ना जिसको सुप्रीम कोर्ट भेजा है उसको तुम अपने गिरफ्त में कर लो और राजा को छोड़ दो। सोचो कि कितना हद तक डिस्प्यूट बढ़ गया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। देखो काशीनाथ बाबू जो है ये एक बार फिर से क्या करता है, केस फाइल कर देता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में काशीनाथ बाबू फिर से एक बार फाइल कर देता है केस। अच्छा, काशीनाथ बाबू जो सुप्रीम कोर्ट में पहले से केस फाइल किया था किस चीज के लिए, ये जो अपना उधार दिया है राजा सुंदर नारायण को वो वापस करने के लिए। लेकिन यहाँ माहौल सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम काउंसिल के बीच में चला गया। तो एक बार फिर से काशीनाथ बाबू क्या करते हैं, केस फाइल कर देते हैं अगेंस्ट गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल मेंबर के अगेंस्ट। अब सवाल है कि गवर्नर जनरल, जैसे मान लो ये गवर्नर जनरल है और इसका 4 काउंसिल मेंबर, तो ये चारों काउंसिल मेंबर और एक गवर्नर जनरल के अगेंस्ट केस क्यों फाइल करते हैं, इसीलिए फाइल करते हैं क्योंकि ये लोग जो है काशीनाथ बाबू जिस चीज के लिए केस फाइल किया था उसमें इंटरफेयर कर दिए है ना। तो काशीनाथ बाबू के केस में इंटरफेयर करने की वजह से, इंटरफेयर करने के लिए गवर्नर जनरल और काशीनाथ क्या बोलते हैं इसको यार, एक सेकंड, ठीक है। तो काशीनाथ बाबू इनके बीच में थोड़ा आज टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे नज़रअंदाज करो, बस काम की बातों पे आपको ध्यान देना है ना। तो सुंदर नारायण अपने डेट को रिकवरी करने के लिए काशीनाथ बाबू अपने डेट को रिकवरी करने के लिए सुंदर नारायण के अगेंस्ट केस किया था, लेकिन उसको रुकावट डालने के लिए गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के इंटरफेरेंस के लिए काशीनाथ बाबू एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ केस कर देता है। ठीक है भाई, देखो अब क्या होता है। अब ये लोग जो हैं, पेन ब्लैक, अब ये लोग जो हैं, ये लोग जब कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जब अपेयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने और बोलते हैं हम लोगों ने जो भी किया है, हम लोगों ने जो भी एक्ट किया है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है, इसीलिए हम लोग फर्दर जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस है उस पे हम लोग अप्रियंस नहीं होंगे। तो ये किसी भी तरह का जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसेस करेगी उसमें हम लोग अप्रियंस नहीं होंगे, हम अपना अप्रियंस को विड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो भी किया है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है, हम लोगों ने सब कुछ ऑफिशियल किया है, अपने मन से कुछ भी नहीं किया है। ऐसा ये जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है केस करने के बाद, ऐसा ये लोग बताते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट को ना फिर से इंसल्ट फील हुआ होगा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, ये जो चारों मेंबर है ना, इस चारों मेंबर के अगेंस्ट एक बार फिर से ये चारों मेंबर देख रहे हो, बेयरवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसून, ये चारों मेंबर के अगेंस्ट रीट इशू करेगी। और यहाँ पे जो हेस्टिंग है ना गवर्नर जनरल, इसके अगेंस्ट नहीं। ठीक है, तो ये रीट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट कि देखो भैया, आपको मैं बार बार कहे जा रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हो, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ चीजें लिख दिया है आपके इंफॉर्मेशन के लिए। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रीट अगेंस्ट ऑल मेंबर ऑफ द काउंसिल, सिर्फ गवर्नर जनरल जो वेरन हेस्टिंग थे और बेरविल के अगेंस्ट नहीं। ये जो 3 मेंबर बच गए, फ्रांसिस, यहाँ पे देखो नाम पे, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मॉनसून। किधर गया, देखो
जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे ना, अब उसके वो हो गए एंग्री, गुस्सा हो गए, और उनको कैसा फील हो रहा था, इंसल्टेड। क्यों? क्योंकि जो काउंसिल के मेंबर थे ना, वो रीट को तो सर्व ही नहीं कर रहे हैं ना, रीट को वो सर्व नहीं कर रहे जो कि उनको करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक नॉर्थ नेलोर करके एक अटॉर्नी जनरल थे जो कंपनी के, जो बार बार उसको एडवाइस करता था कि देखो आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट क्या करता है, एक केस, एक ट्रायल चलाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि ये बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की वजह से इसको क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट जेल में डाल देता है। और ये जो पर्सन थे, नॉर्थ नेलर नाम था इनका, और ये जब कोर्ट जाते हैं, नेलर सॉरी जेल जाते हैं, वहीं पे इनका डेथ हो जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे, यहाँ पे और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में। देखो यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ना, वो गुस्सा हो जाते हैं, वो इंसल्ट फील करते हैं कि ये बार बार जो मैं रीट इशू कर रहा हूँ, इसको ये सर्व ही नहीं कर रहे हैं ये काउंसिल के मेंबर, और ये ऐसा क्यों कर रहे थे, इनके वजह से। अटॉर्नी जनरल जो थे, ये बार बार काउंसिल के मेंबर को एडवाइस करा करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या किया, इसके अगेंस्ट ही ट्रायल चला दिया, ये अटॉर्नी जनरल के अगेंस्ट ही ट्रायल चला दिया। और अटॉर्नी जनरल कौन थे, नेलर। ठीक है, नेलर फंस गया भैया, और नेलर चला जाता है जेल, और इसको बेल भी नहीं मिलता, इसका बेल भी एक्सेप्ट नहीं करा जाता, और फाइनली नेलर का डेथ हो जाता है जेल में ही। और अब जो काउंसिल के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो टेंशन था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और कोई यहाँ पे ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही काउंसिल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। तो काशीनाथ बाबू बोलता है कि देखो भैया, मैं तो सिर्फ इसीलिए कोर्ट गया था ताकि मेरा जो पैसा है राजा सुंदर नारायण के पास वो मिल सके, लेकिन काशीनाथ बाबू को ऐसा कुछ तो पैसा मिला नहीं। यहाँ पे एक अलग ही टेंशन हो गया, एक अलग ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में। तो काशीनाथ बाबू जिस चीज के लिए केस फाइल किया, तो वो चीज तो हुआ ही नहीं। तो काशीनाथ बाबू फाइनली क्या करते हैं, ये जो राजा ऑफ कौसीजुरा था, मतलब राजा सुंदर नारायण जो कौसीजुरा का था, उसके अगेंस्ट जो इन्होंने केस किया था, वो केस को विड्रॉ कर लेते हैं। और गवर्नर जनरल बेसिकली राजा सुंदर नारायण और अच्छा, बेसिकली यहाँ मेरे को बात बताओ, काशीनाथ बाबू अभी तक आपने देखा कि 2 बार ये कंप्लेंट फाइल करते हैं ना, 2 बार केस करते हैं। पहला बार ये किसके अगेंस्ट, राजा सुंदर नारायण के अगेंस्ट, दूसरा बार सुप्रीम काउंसिल और गवर्नर जनरल के अगेंस्ट फाइल करते हैं, और दोनों को ये क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ क्यों कर लेते हैं, क्योंकि ये जिस चीज के लिए गए थे वो तो इनको हुआ ही नहीं, ये अपने मनी के लिए गए थे, जो वहां हुआ नहीं, यहाँ कुछ और ही होने लगा है ना, यहाँ कुछ और ही होने लगा था। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे कि इस केस से हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं, कुछ चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करा गया। तो देखते हैं, सबसे पहला ये चीज ऑब्जर्व किया, क्या ये जो जमींदार है, एक सेकेंड, ये जो जमींदार है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आता है, और हु वाज द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी टू डिसाइड द इशू, कौन यहाँ पे कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है जो कि इशू डिसाइड करेगा। फिर एक क्वेश्चन था, एज फार द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, इट इज द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी कीप जमींदार इग्नोरेंट ऑफ देयर राइट्स स्टेटस, देयर आर मेनी इंस्टेंस। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया, इसको छोड़ो, हटाओ, यहाँ पे चलो। और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर का जो फैक्ट्स है ना वो ध्यान में रखना आप, इसके नीचे जो कंक्लूजन मैं करूंगा ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Also, the judges of Supreme Court could not get any opportunity to inquire the status of जमींदार। वही चीज यहाँ पे थोड़ा जमींदार के बारे में है, यहाँ पे छोड़ो, अब चलो कंक्लूजन में, है ना। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लंबा हो गया लेक्चर, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, है ना। देखो एक बारी मैं फिर से 1779 में, ठीक है, 1779 में ये केस होता है कौसीजुरा का, ठीक है। और इस टाइम पे सारे यहाँ पे बहुत बड़ा टेंशन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम काउंसिल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में बहुत बड़ा टेंशन हो चुका है। तो ब्रिटिश, यहाँ पे जितना ब्रिटिश इनहेबिटेंट्स थे बंगाल में, और जितना सर्वेंट थे और जो भी कंपनी के जमींदार थे, ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, एक पिटीशन साइन करते हैं। और ये पिटीशन को ये लोग कहाँ भेजते हैं भाई, ये लोग भेजते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट। कहाँ भेजते हैं, पिटीशन साइन करते हैं, और इस पिटीशन के लोग भेजते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट कि देखो भैया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस चीज़ के लोग बताते हैं कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है ना, हम लोग का जीना हराम कर चुका है। हर एक कुछ में ये बोलते हैं कि मेरा जुरिसडिक्शन है, और घुस जाते हैं।
तो इसके वजह से जो पार्लियामेंट था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये क्या करता है, एक पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर्म करता है, एक पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर्म करता है और इस कमिटी को काम दे दिया जाता है कि देखो भैया ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में, अच्छा कमिटी का काम क्या होता है, चीज़ों को देखना, रिसर्च करना और अपना रिपोर्ट फाइल करना, है ना। तो ये पार्लियामेंट्री कमिटी को भी यही सेम चीज़ बोला गया कि देखो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ये सुप्रीम काउंसिल के बीच में जो भी इशू है ना, इसको आप देखो और एक अपना रिपोर्ट दो। फाइनली ये कमिटी अपना रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट पे पार्लियामेंट एक लॉ पास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट ला करके ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन का डिस्प्यूट था ना, इसको सॉल्व करा गया। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में आपको जानना हो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में, तो चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देखना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पे वीडियोस है, उसको जाके आप देख सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और किसी भी तरह का और भी आपको क्वेरीज है तो आप मुझे यहाँ पूछ सकते हो। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा UPI ID है, आप मुझे यहाँ से सपोर्ट कर सकते हो। देखो किसी भी तरह का आपको लीगल क्वेरीज हो तो आप मुझे, मेरा भी जो भी सोशल मीडिया हैंडल, आप मुझे उस पर जाके पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे आपको यदि लेक्चर चाहिए तो आप जाओ यूट्यूब पे और यहाँ पे विजिट करो, प्लेलिस्ट लीगल हिस्ट्री का सारा लेक्चर मिल जाएगा। और इसका नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे विजिट करना, लॉयर प्रशांत, और नोट्स मिल जाएगा। किसी भी तरह का क्वेरीज है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो और यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। और ये व्हाट्सएप है, यहाँ भी डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हो। नोट्स के लिए टेलीग्राम और वीडियोज़ के लिए यूट्यूब। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।